हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। ये हमारा पराक्रम सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है और हमें पूरी उम्मीद है कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 6 तक आप देख चुके होंगे, जिसमें लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 3 तक एनडीए के सिलेबस का पहला चैप्टर हमने कवर किया है, मापन तथा यांत्रिकी। और बाकी लेक्चर नंबर 4, 5, 6 में हमने उसी चैप्टर का हमने न्यूमेरिकल लगवाया है। नियर अबाउट 65 या मोर देन 65 न्यूमेरिकल हमने लगवाया। उसमें अधिकांश क्वेश्चन आपके एनडीए में पूछे जा चुके हैं और या फिर पूछे जाने की पूरी संभावना है। हो सकता है वही क्वेश्चन आपको मिल जाए या हो सकता है डेटा चेंज होकर आपको क्वेश्चन मिल जाए। अब हम एनडीए के सिलेबस का सेकंड जो लेसन है वो शुरू करने जा रहे हैं, सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा व शक्ति, या इंग्लिश में आप कह सकते हो वर्क, पावर एंड एनर्जी। आप देखो बगल में 2A लिखा हुआ है। आप सोच रहे हो 2A का मतलब क्या? क्योंकि आप जानते हो सेकंड चैप्टर है इसलिए 2 लिखा हुआ है और सेकंड चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है इसलिए A लिखा हुआ है। इसी चैप्टर की जब दूसरी वीडियो पड़ेगी तो फिर आपको वहां पे क्या 2B लिखा होगा, तीसरी पड़ेगी 2C लिखा होगा और जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर आपका अगला चैप्टर शुरू होगा तो वहां पे 3A, 3B, 3C करके चलेगा। देखो 6 लेक्चर आप देख चुके पराक्रम सीरीज का, हम ये मान के चल रहे हैं क्योंकि आप जानते हो ये हमारा पराक्रम सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है। अगर कुछ भी कमी आपको दिखी हो इसके पहले के चैप्टर में तो आप हमको कमेंट करके जरूर लिखना। हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। कुछ भी कमी अगर आपको दिखी हो या अगर आपको लगता हो कि सर इसके बजाय अगर ये भी हमको बताते या इस प्रकार का बताते तो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, तो आप कमेंट में जरूर लिखना। लेक्चर नंबर 7 हम शुरू करने जा रहे हैं। आप जानते हो कार्य, ऊर्जा व शक्ति। सबसे पहले हम डिस्कशन करें कार्य। देखो कार्य होता क्या चीज है, इंग्लिश में आप क्या कहते हो, वर्क। फिजिक्स में कार्य का होना तब पाया जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित किया जाए और वह वस्तु अपने स्थान से क्या डिस्प्लेस हो जाए, मतलब विस्थापित हो जाए, तो हम कहेंगे वहां पे कार्य हुआ। ध्यान देना, बल लगाया लेकिन विस्थापन नहीं हुआ तब चाहे जितना बल लगा डालो कार्य कितना, 0। और अगर मान लो बल नहीं लगा और विस्थापन हो गया जो कि असंभव है तो भी कार्य कितना होगा, 0। तो पहली बात तो आप ये समझना, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले किसी बल के कारण वह वस्तु अपने स्थान से विस्थापित हो जाए तो हम ये कहते हैं कि वहां पे कार्य हुआ। अगला फिर आप देखना, नियत बल द्वारा कृत कार्य। मान लो कोई वस्तु है, शुरू से अंत तक आप नियत बल लगा रहे हो, कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो, वहां पे कार्य कितना होगा तो आपको समझाएं। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। आप बल ले लो जो आपने नियत बल लगाया और बल की दिशा में वस्तु कितना डिस्प्लेस हुआ, विस्थापित हुआ, आप उसको ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जो आपका प्रोडक्ट निकल के आएगा, मतलब गुणनफल निकल के आएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे। कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, जूल। देखो एसआई पद्धति और एमकेएस पद्धति थोड़ा सा डिफरेंस है। एमकेएस पद्धति में क्या होता है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, बस, बाकी कुछ नहीं। और एसआई पद्धति में क्या होता है, मीटर भी होता है, किलोग्राम भी होता है, सेकंड भी होता है, एम्पियर भी होता है, केल्विन भी होता है, कैंडेला भी होता है, मोल भी होता है। तो एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है, न्यूटन मीटर जिसी को शॉर्ट फॉर्म में जूल कहते हो। और सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है और 1 जूल बराबर क्या होता है, 10 की घात 7 अर्ग के होता है, या 1 अर्ग बराबर 10 की घात -7 जूल के होता है। अब देखना, सामने एक वस्तु आपको दिख रही है, इस वस्तु पे हमने क्या किया, बल लगाया। किधर, थोड़ा तिरछा हॉरिजॉन्टल से थीटा कोण बनाते हुए बल लगाया। तो वस्तु क्या यहां से टंग कैसे ऊपर चलना शुरू कर देगी, नहीं। वस्तु पे हमने बल इधर लगाया और वस्तु आपका यहां पे क्या डिस्प्लेस हुई, किधर, इधर हॉरिजॉन्टल में, और कितना दूरी, s। तो ऐसी कंडीशन में नियत बल, अच्छा नियत बल हम क्यों कर रहे हैं, शुरू से अंत तक यही कैपिटल बल हम लगाते रहे और वस्तु आपका इधर डिस्प्लेस होती रही यहां तक मान लो पहुंची। तो ऐसी कंडीशन में नियत बल द्वारा कृत कार्य, तो कार्य को आप किससे लिखोगे, W से। ये बराबर क्या होता है, आप देखना, बल गुणे बल की दिशा में, ठीक, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। आप देखना, तो W यहां पे हो गया बल, तो बल आपने कितना लगाया, F, ठीक। अच्छा बल की दिशा में विस्थापन, तो विस्थापन तो इधर हुआ है ना। अच्छा यहां फार्मूला क्या बोल रहा है, बल की दिशा में विस्थापन, बल तो आप तिरछा इधर लगा रहे हो। तो आप एक काम करो, यहां पे S का इधर की ओर अगर आपसे पूछे घटक क्या होगा, आप जानते हो जिस भुजा से कोण बनता, भुजा आधार भुजा कहलाती, हमेशा कॉस में होती है। तो ऐसी कंडीशन में S का इधर की तरफ घटक क्या होगा, S cos थीटा। तो यहां पे क्या हो गया, S cos थीटा। तो इस प्रकार से आपका निकला W दैट इज इक्वल टू Fs और cos थीटा। ये एक फार्मूला निकल आया कार्य का, ठीक। आप जानते हो इसका मात्रक क्या, न्यूटन, इसका मात्रक क्या, मीटर।
cos थीटा का कोई मात्रक होगा नहीं, तो इसका मात्रक क्या निकला? न्यूटन मीटर। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप क्या कहते हो? जूल। या इसी को दूसरे प्रकार से भी आप लिख सकते हो, W दैट इज इक्वल टू, यहां पे आप कह सकते हो विस्थापन इनटू विस्थापन की दिशा में बल, विस्थापन की दिशा में बल। आप देखना, ठीक। तो यहां पे आप देखो W विस्थापन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? S, और विस्थापन की दिशा में बल, बल तो इधर लग रहा है ना, तो आप जानते हो F का इधर की तरफ घटक क्या आएगा? F cos थीटा। तो यहां पे क्या हो गया? F cos थीटा, क्योंकि आप जानते हो जिस भुजा से कोण बनता है वो ज्यादाधार भुजा कहलाती है, वो हमेशा किसमें? cos में होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना W दैट इज इक्वल टू S F cos थीटा। और आप ये भी जानते हो 2 गुणे 3 को तब भी 6 होगा, 3 गुणे 2 को तब भी 6 होगा। आप चाहो अगर इसको तो आप ये भी लिख सकते हो W दैट इज इक्वल टू FS cos थीटा। ये लो, आप देखना। और इसका मात्रक भी यहां पे क्या हुआ? जूल। क्यों? न्यूटन मीटर, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हो? जूल। आप देखना यहां पर भी वही फार्मूला, यहां पर भी वही फार्मूला। और वेक्टर में आपने पढ़ा हुआ है, हमारे पराक्रम सीरीज का लेक्चर नंबर 2 आप देखना एक बार, अगर नहीं पढ़ा है तो देखना, अदरवाइज जानते हो तो कोई बात ही नहीं। आप जानते हो वेक्टर A डॉट वेक्टर B दैट इज इक्वल टू AB cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर, वेक्टर A एंड वेक्टर B। आप उसी प्रकार यहां पे आप देखना FS cos थीटा, तो इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? वेक्टर F डॉट वेक्टर S, FS cos थीटा दैट इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S। तो आप यूं भी कह सकते हो W दैट इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S, और दैट इज इक्वल टू FS और cos थीटा। कार्य, अच्छा फिर कार्य के प्रकार देखो, कई जगह आपको कार्य धनात्मक भी मिलेगा, कुछ जगह कार्य ऋणात्मक भी मिलेगा, और कुछ जगह कार्य जानते हो 0 भी मिलेगा। आप पूछोगे ये क्या मतलब? आपको समझाएं, बल और विस्थापन के बीच का कोण अगर 90 डिग्री से कम है तो इस फार्मूले पे जब आप मान रखोगे तो जो भी कार्य मिलेगा वो धनात्मक मिलेगा, मतलब कि कार्य किया गया। और अगर F और S, आप जानते हो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, इसके बीच का कोण अगर 90 डिग्री से अधिक है तो जब यहां पे मान रखोगे cos थीटा का, इस प्रकार से सॉल्व करोगे तो W का मान किस में मिलेगा? माइनस में मिलेगा, और वो कार्य क्या कहलाएगा? ऋणात्मक कहलाएगा। और अगर F और S के बीच का कोण अगर 90 डिग्री है, सम कोण है, तो आप जानते हो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। आप जानते हो बल भी होगा, विस्थापन भी होगा, लेकिन कार्य वहां पे क्या होगा? 0 होगा। इस प्रकार से आपने कार्य के प्रकार देखे। एक छोटा सा एग्जांपल देते समझाने के लिए, मान लो NDA का एग्जाम देने आपको किसी दूसरे शहर जाना है, घर से निकले एग्जाम के एक दिन पहले, साथ में एक आपका सूटकेस भी है, स्टेशन पे गए। स्टेशन पे मान लो आपने कुली को बुलाया और उससे कहा कि हमारे सूटकेस को उसी प्लेटफॉर्म पे, देखो प्लेटफॉर्म चेंज नहीं करना है, जिस प्लेटफॉर्म पे हो, मान लो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, उसी पे आपकी ट्रेन आएगी और आपकी एंट्री प्लेटफॉर्म के किसी एक किनारे से हुई है और आपकी जो बोगी है वो आपका उसी प्लेटफॉर्म पे और दूसरे किनारे पे जाके लगेगी। प्लेटफॉर्म काफी लंबा है, चलने में कोई दिक्कत है आपको। आपने क्या किया? कुली को बुलाया, उससे कहा कि हमारा जो सूटकेस है इसको अपने सिर पे रख लो और इसको हमको प्लेटफॉर्म के दूसरे किनारे तक इसको पहुंचा दो, वहां पे हमारी बोगी लगेगी, हम ट्रेन में बैठ जाएंगे। ध्यान से सुनना। अब उसने क्या किया? आपके सूटकेस को उठाया और उठा के अपने सिर पे रखा। ध्यान देना। तो जिस समय सूटकेस को उठाया, ऊपर उठा रहा है, ऊपर उठा रहा है, उठाया, उठा के इस प्रकार से यहां पे रखा। ध्यान देना, पूरे रास्ते भर, मतलब रास्ते के तात्पर्य क्या? नीचे से ऊपर उठाने के दौरान आप जानते हो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किधर कार्य करेगा? नीचे की ओर। तो वो जानते हो जो कुली है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध अपने हाथों से ऊपर की तरफ बल लगाएगा, और बल लगाएगा और ऊपर की तरफ विस्थापन हो रहा है, उठा के अपने सिर पे रखेगा। कुली ने बल किधर लगाया? ऊपर की ओर, और विस्थापन भी किधर हुआ? ऊपर की ओर। बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हुआ? 0 डिग्री हुआ। और आप जानते हो cos 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। वास्तव में कुली ने कार्य किया और अपने सिर पे उसको, आपके सूटकेस को रख लिया। अब सूटकेस को सिर पे रख के उसी प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। ध्यान देना, आप जानते हो सूटकेस का जो वजन है, भार, वो किधर कार्य कर रहा है? नीचे की ओर। कुली के सिर पे कार्य करेगा, किधर की ओर? नीचे की ओर।
सूटकेस का भार कुली के सिर को दबाएगा किधर की ओर, नीचे की ओर। तो कुली का जो सिर है वो सूटकेस पे बल लगाएगा किधर की ओर, ऊपर की ओर। यानी कि आप जानते हो प्लेटफॉर्म पे चलते समय भी कुली सूटकेस पे बल लगा रहा है, अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने सिर के माध्यम से। किधर की ओर, ऊपर की ओर। अच्छा, विस्थापन किधर हो रहा है? हॉरिजॉन्टल में, क्षैतिज में। तो ऐसी दशा में कुली द्वारा अपने सिर से सूटकेस पर ऊपर की ओर बल लगाया जा रहा है, और विस्थापन किधर हो रहा है? क्षैतिज में हो रहा है। तो बीच का कोण कितना हुआ? 90 डिग्री। ऐसी दशा में प्लेटफॉर्म पे एक किनारे से दूसरे किनारे तक अगर वो जाता है तो आप जानते हो कार्य क्या होगा? 0। अच्छा, उसके बाद मान लो जहां पे आपकी बोगी लगनी वहां पे पहुंच गया। अब वो आपके सूटकेस को अगर यहां सिर से उठा के अगर छोड़ दे तो भी तो नीचे आ जाएगा। ऐसी कंडीशन में आप देखना, सिर से उसने क्या उठाया, ठीक, अब अगर छोड़ दे तो नीचे आ जाएगा, सूटकेस आपका खुल जाएगा, टूट जाएगा। तो सूटकेस टूटने ना पाए इसलिए अपने हाथों से क्या करता है? बल लगाता है किधर की ओर? ऊपर की ओर। हालांकि आप जानते हो सूटकेस किधर नीचे जा रहा है, लेकिन अचानक स्पीड से नीचे ना जाए, आपका सूटकेस टूट ना जाए, इससे रास्ते भर नीचे रखते समय वो बल लगाएगा सूटकेस पे किधर की ओर? ऊपर की ओर। उसकी स्पीड को धीमा करेगा। अच्छा, सूटकेस किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो आप जानते हो कुली के द्वारा लगाया गया बल किधर? ऊपर की ओर। और विस्थापन किधर हो रहा है? नीचे की ओर। बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना? 180 डिग्री हो गया। और cos 180 का मान किस में होता है? माइनस में होता है, -1 होता है। तो ऐसी दशा में कार्य क्या मिलेगा? माइनस में मिलेगा। और जितना उसने उठाने में कार्य किया था वो कार्य किस में था? प्लस में। और जितना नीचे रखने में कार्य करेगा वही कार्य मिलेगा किस में? माइनस में। अब जब वो उतार दे, आपसे पैसा मांगे, फिर आप कहोगे कैसा पैसा? इंडिया वाली क्लास में हमारे सर ने बताया था कि जितना उठाने में उसने कार्य किया, मान लो 10 जूल कार्य किया, और अगर तुम चल के आए हो तो चल के आने के दौरान कोई कार्य हुआ ही नहीं। अच्छा, ऊपर से जब नीचे तुम रख रहे हो तो -10 जूल हो गया। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो नीचे से उठा के उसने सिर पे रखा, कितना कार्य हुआ? +10। 10 हमने खाली समझाने के लिए एग्जाम्पल पकड़ा हुआ है। अच्छा, और प्लेटफॉर्म पे जब तुम चल के आ रहे थे उस समय कार्य कितना हुआ? 0, क्योंकि सिर से बल लगा रहे थे सूटकेस पे ऊपर की तरफ, वो विस्थापन होता है क्षैतिज की तरफ। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना? 90 डिग्री हो गया। तो वहां से तुम यहां तक जो लेके आए वहां पे कार्य क्या हुआ? 0 हुआ। अच्छा, ऊपर से तुमने नीचे रखा तब तुमने कार्य किया नहीं, बल्कि कार्य तुमको प्राप्त हुआ कितना? -10 जूल। तो +10 एक ब्रैकेट में, फिर प्लस, फिर दूसरे ब्रैकेट में 0, फिर प्लस, और तीसरे ब्रैकेट में -10 बराबर कितना? 0। कार्य तो कुछ हुआ नहीं, कैसा पैसा? एक बार कह के देखना, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद शुरू हो जाएगा, श्रमिक यूनियन जिंदाबाद शुरू हो जाएगा, आपको हुड डालेंगे वहां पे लोग। ये तो व्यवहारिकता की बात हुई, लेकिन साइंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो वास्तव में वहां पे कार्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आपको फिर समझाएं एक बार, अंतिम बार। नीचे से उठा के उसने रखा सिर पे, कार्य किया, मान लो उसने 10 जूल कार्य किया। अब वो प्लेटफॉर्म पे देखो, प्लेटफॉर्म चेंज नहीं कर रहा, उसी प्लेटफॉर्म पे एक किनारे से दूसरे किनारे पे जा रहा है। तो उस अवस्था में जाने के दौरान कार्य कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि सिर के द्वारा बल लगा रहा है ऊपर, और विस्थापन किधर हो रहा है? क्षैतिज में। और फिर उसने क्या किया? सिर से उठा के नीचे रखा, तो जितना कार्य यहां पे सिर पे रखने पे उसने किया था प्लस में था, वही कार्य वहां पे क्या? माइनस में हो गया। ओवरऑल अगर आप कार्य निकालोगे तो कितना आएगा? 0। इस प्रकार से आपने कार्य के बारे में देखा, नियत बल द्वारा कृत कार्य आपने देखा, और साथ ही साथ आपने देखा कार्य के प्रकार क्या होते हैं, धनात्मक कार्य क्या होता है, ऋणात्मक कार्य क्या होता है, शून्य कार्य क्या होता है। शून्य कार्य तब होगा जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, और धनात्मक कार्य तब होगा जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री से कम होगा, और ऋणात्मक कार्य कब होगा? जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक होगा। अच्छा, उसके बाद देखना फिर संरक्षी बल और दूसरा असंरक्षी बल, जिसको आप क्या कहते हो? कंजर्वेटिव फोर्स, और दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखो ये क्या होता है? देखो बल यहां भी है, बल यहां भी है, लेकिन एक कंजर्वेटिव फोर्स है, एक आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। दोनों बलों में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है आप ये पढ़ने जा रहे हो। आप देखो, मान लो किसी वस्तु पे आपने बल लगाया, कार्य हुआ, लेकिन वो कार्य अगर पथ पर निर्भर नहीं करता है तो फिर कौन सा बल कहलाएगा? संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर मान लो किसी वस्तु पे आपने बल लगाया, विस्थापित हुआ, कार्य हुआ, लेकिन अगर वो कार्य पथ पर निर्भर करता है तो उस बल को हम क्या कहेंगे? असंरक्षी बल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप यूं कह सकते हो, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वस्तु विस्थापित हो, वहां पर क्या कार्य हो, और अगर कार्य उस गमन पथ पर निर्भर नहीं करता है जिस पथ के द्वारा विस्थापन किया गया है, तो उस बल को हम क्या कहेंगे? संरक्षी बल या कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। और अगर किसी वस्तु पर बल लगाया गया, वस्तु विस्थापित हुआ, कार्य हुआ, लेकिन अगर वो कार्य उस गमन पथ पर निर्भर करने लगता है तो उस बल को हम क्या कहेंगे? असंरक्षी बल। कौन सा बल? जिस बल ने कार्य किया। इसके तमामों एग्जांपल्स हैं, जैसे कंजर्वेटिव फोर्स के, संरक्षी बल के एग्जांपल केंद्रीय बल। केंद्रीय बल का तात्पर्य क्या? वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु गतिमान है,
केंद्र की ओर लगने वाले बल को आप क्या कहते हो? केंद्रीय बल कहते हो, अभिकेंद्र बल कहते हो। एक प्रकार का क्या? संरक्षी बल है। उसी प्रकार धरती सभी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है, बल लगाती है। उस बल को आप क्या कहते हो? गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल कहते हो। यह भी एक प्रकार से क्या? संरक्षी बल है। या फिर प्रत्यास्थता आपने पढ़ा, प्रत्यास्थ बल, लॉरेंज बल। देखो लॉरेंज बल क्या होता है? कोई भी आवेशित कण गतिमान हो और चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करे तो जितनी देर वो चुंबकीय क्षेत्र में रहेगा उसके ऊपर एक चुंबकीय बल कार्य करेगा। उस चुंबकीय बल को हम क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल की डेफिनेशन है ये। तो ये भी एक प्रकार का क्या? संरक्षी बल है। स्थिर वैद्युत बल, कूलाम का नियम आपने पढ़ा होगा। परस्पर निकट स्थित किन्हीं दो बिंदु आवेशित कणों के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल सदैव उन आवेशों के परमाणुओं के गुणनफल के अंकमानुपाती होता है तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और यह बल सदैव उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। कूलाम का नियम। तो जो फार्मूला आपने पढ़ा F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये स्थिर वैद्युत बल का फार्मूला है और ये भी क्या? संरक्षी बल का एग्जाम्पल है। और उसी प्रकार स्थिर चुंबकीय बल, दो चुंबक हैं पास पास रखे हैं, उनके बीच में क्या? चुंबकीय आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। सेम पोल अगर सामने है तो क्या? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अपोजिट पोल अगर सामने है तो क्या? आकर्षण बल कार्य करेगा। तो यह भी प्रकार का क्या? संरक्षी बल है। और असंरक्षी बल तमामों एग्जाम्पल, घर्षण बल। हम चलते हैं, हमारे पैर के तलवों और जमीन के बीच में वहां पे क्या? घर्षण बल कार्य करता है। यह एक प्रकार से क्या? असंरक्षी बल है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो यह पथ पर निर्भर करता है। पथ बदल दो, कार्य बदल जाएगा। या उसी प्रकार से आपका अवमंदन बल। देखो कोई वस्तु है, जैसे आपको समझाएं, हमारी स्केल है, यहां बीच में एक होल है। अगर होल में मान लो कोई चीज हमने पहना दिया इस प्रकार से ऐसे, ठीक, और इसको रोक लिया, हम इसको एक तरफ डिस्प्लेस कर दें और छोड़ दें, आप देखो ये दोलन कर रहा है। इसी को आप सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कह सकते हो, सरल आवर्त गति भी कह सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या जिंदगी भर दोलन करता रहेगा? नहीं। देखो रुका और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, तो बिल्कुल रुकने की कगार पे है और बिल्कुल रुक गया। तो क्यों रुक गया? कोई ना कोई बल था जो इसको रोक रहा था। इसको रोकने वाले बल को हम क्या कहते हैं? अवमंदन बल। जब कोई पिंड दोलन कर रहा होता है, एसएचएम कर रहा होता है, आप पूछोगे एसएचएम क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसे सिंपल, ऐसे हार्मोनिक, एम से मोशन। तो जब कोई पिंड एसएचएम कर रहा होता है, दोलन कर रहा होता है, तो उस दौरान उस पर एक ऐसा बल कार्य करता है जो उसकी गति का विरोध करता है। उस अवरोधी बल को ही हम क्या कहते हैं? अवमंदक बल। अच्छा उसके बाद देखना शान बल। जानते हो जब कोई ठोस किसी तरल माध्यम में गतिमान होता है तो पूरे गति के दौरान तरल माध्यम के अणु उस ठोस के गति का विरोध करते हैं, विरोध स्वरूप बल लगाते हैं, और उस बल को हम क्या कहते हैं? श्यान बल। श्यान बल भी एक प्रकार से क्या? घर्षण बल ही है। या उसी प्रकार से विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल। कोई आवेशित कण गतिमान हो गया तो उसके कारण जानते हो वैद्युत क्षेत्र तो रहेगा ही रहेगा आवेश के गुण के कारण, लेकिन अगर वही आवेशित कण गतिमान हो गया तो गतिमान आवेश विद्युत धारा के समतुल्य होता है और विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आप जानते हो अगर आवेशित कण गतिमान हो जाएगा तो उसके समतुल्य विद्युत धारा बनेगी और विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो उसमें कोई चुंबकीय पदार्थ लेके आओगे तो उसके ऊपर चुंबकीय बल कार्य करेगा, और यह भी आपका संरक्षी बल का एक उदाहरण है। इस प्रकार से आपने देखा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, या फिर संरक्षी या संरक्षी बल किसे कहते हैं। अगली हेडिंग फिर इसके बाद ऊर्जा, एनर्जी। देखो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। जैसे होता ना कि कोई बीमार था, दवा ववा खा के किसी प्रकार ठीक ठाक हुआ है, अपना काम किसी प्रकार निपटा पा रहा है, उससे हालचाल पूछो तो कहता है तबीयत एकदम डल हो गई, एनर्जी देह में कुछ है ही नहीं, कुछ करने का मन ही नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ? कार्य करने की क्षमता उसके अंदर नहीं है। अच्छा मान लो कोई हेल्दी कोई पर्सन है, जिम करता है, एक्सरसाइज करता है, बॉडी उसकी बिल्कुल फिट है, कुछ भी काम को करके दिखा देगा। पहाड़ तोड़ने कह दो तो एक बार वो भी कोशिश कर डालेगा, भले पहाड़ न टूटे। कार्य करने की क्षमता तो उसके पास है। तो सीधी सी बात, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जितना ज्यादा कार्य करने की क्षमता होगी इसका मतलब कि उसके अंदर उतनी ज्यादा ऊर्जा है, और जितनी कम कार्य करने की क्षमता होगी इसका मतलब उसके अंदर क्या? कम ऊर्जा है। कार्य करने की क्षमता नहीं है मतलब ऊर्जा नहीं है। अच्छा ऊर्जा के कई प्रकार हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। आप पूछोगे यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? आप जानते हो भौतिकी की, फिजिक्स की तमामों ब्रांच है, उसी में से एक ब्रांच मैकेनिक्स भी है, ऑप्टिक्स भी एक ब्रांच है, वेव मोशन भी एक प्रकार की ब्रांच है, थर्मोडायनेमिक्स भी एक प्रकार की ब्रांच है फिजिक्स की, या उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स भी फिजिक्स की ब्रांच है, मॉडर्न फिजिक्स भी फिजिक्स की एक ब्रांच है।
या उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सब फिजिक्स के तमामों ब्रांच हैं। तो उसी में से फिजिक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स, जिसको हम बोलते हैं यांत्रिकी। और यांत्रिकी में मुख्यतः दो प्रकार की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। देखो, गति के कारण पिंड में संचित ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, और किसी भी वस्तु या पिंड की अपने विशेष स्थिति के कारण संचित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मान लो किसी सड़क पे आप खड़े हो किनारे कहीं, और एक साइकिल वाला 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आके आपको ठोक दे। आप जानते हो चोट लगेगी, निश्चित रूप से लगेगी। देखो, चोट लगी मतलब क्या कार्य हुआ? ये कार्य कहां से हुआ? साइकिल वाले की जो गतिज ऊर्जा थी वो कार में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, वहीं पे उसी 10 की स्पीड से अगर कोई बाइक वाला है आपको ठोक दे, तब भी क्या उतनी चोट लगेगी? निश्चित रूप से ज्यादा चोट लगेगी। मतलब कि ज्यादा कार्य हुआ। और क्यों ज्यादा कार्य हुआ? क्योंकि बाइक वाले की गतिज ऊर्जा अधिक थी। आप देखना, साइकिल की स्पीड भी 10 थी और बाइक की स्पीड भी 10 थी, मतलब v का मान दोनों के लिए क्या सेम। लेकिन साइकिल वाले के लिए m का मान क्या कम था, तो गतिज ऊर्जा कम थी, उसने कम कार्य किया, आपको कम चोट लगी। और बाइक वाले के लिए m का मान क्या अधिक था, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या अधिक थी, उसने अधिक कार्य किया, आपको अधिक चोट लगी। आपने देखा यहां पे कि v का मान सेम, 10 की स्पीड से साइकिल वाले ने ठोका और 10 की स्पीड से क्या बाइक वाले ने ठोका, लेकिन जब बाइक वाले ने ठोका आपको तो ज्यादा चोट लगी, ज्यादा कार्य हुआ वहां पे। अच्छा, उसी प्रकार से मान लो एक साइकिल वाला है, 10 की स्पीड से आके उसने ठोक दिया, आपको चोट लगी, कार्य हुआ। और वही साइकिल वाला अगर अगली बार फिर आए और 15 की स्पीड से आपको ठोक दे, तब भी क्या आपको उतनी चोट लगेगी? नहीं, बेशक आपको ज्यादा चोट लगेगी। क्यों? देखो, साइकिल वाला वही है, यानी m का मान पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन में क्या सेम, लेकिन जब उसकी स्पीड कम थी, v का मान कम था, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी, तो उस समय आपका वहां पे क्या कम चोट लगी, मतलब कम कार्य हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा क्या थी? कम थी। और वही साइकिल वाला जब 15 की स्पीड से आया आपको ठोका, मतलब v का मान क्या अधिक हो गया। साइकिल सवार वही है, m का मान वही है, लेकिन v का मान बढ़ गया, और जब v का मान बढ़ गया तो k का मान बढ़ गया, और जब k का मान बढ़ गया तो ज्यादा कार्य हुआ, आप ज्यादा घायल हुए। इस प्रकार से गतिज ऊर्जा को आपने देखा। अब गतिज ऊर्जा से जुड़ी कुछ और जानकारियां हैं, जैसे आपको समझाएं। गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में क्या रिलेशन होता है, संबंध होता है। आप जानते हो रेखीय संवेग को किससे लिखते हैं? p से लिखते हैं, ठीक। और p बराबर क्या होता है? mv। आप देखना, p दैट इज इक्वल टू mv, तो v बराबर क्या हो जाएगा? p अपॉन m। ये मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। और गतिज ऊर्जा अभी तुरंत आपने देखा, k बराबर क्या? हाफ mv स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब हम एक काम करें, इक्वेशन फर्स्ट से v का मान उठा के इक्वेशन सेकंड में रख दें। आप देखो, समीकरण 1 से v का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आप देखो k तो यहां पे k हो गया, इक्वल तो यहां पे इक्वल हो गया, हाफ है तो यहां पे हाफ हो गया, m है तो यहां पे m हो गया, फिर v है तो v का मान कितना? p अपान m, तो p अपान m हो गया। और साथ ही साथ आप देखना v का स्क्वायर भी तो है, ठीक, तो यहां पे स्क्वायर भी आपने लगाया। अब ऐसी कंडीशन में आप देखो 1/2 इंटू m, तो 1/2 इंटू m हो गया। अब p अपान m का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे p स्क्वायर अपान m स्क्वायर हो गया। और ऐसी कंडीशन में आप देखना एक m से एक m कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार से आपका निकला k दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर अपान 2m। ये क्या निकला? रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। बहुत काम का फार्मूला है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको मान लो क्वेश्चन मिल जाए एनडीए के एग्जाम में, रेखीय संवेग के मापन में 2% की त्रुटि होती है, तो बताओ गतिज ऊर्जा के मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? बहुत सिंपल, आप जानते हो यहां पे k देखना, तो k अपान, यहां पे k, तो आप जानते हो डेल्टा k अपान k इंटू 100%। ये क्या हुआ? k के मापन में प्रतिशत त्रुटि। आपको समझाएं, डेल्टा k का मतलब क्या हुआ? k के मापन में, गतिज ऊर्जा के मापन में निरपेक्ष त्रुटि। और डेल्टा k अपान k का मतलब क्या हुआ? गतिज ऊर्जा के मापन में सापेक्ष त्रुटि, या गतिज ऊर्जा के मापन में भिन्नात्मक त्रुटि। और इंटू 100% का सिंबल लगा दो, इसका मतलब क्या हुआ? गतिज ऊर्जा के मापन में प्रतिशत त्रुटि बराबर। अब यहां पे देखना 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, p चेंज हो रहा है। अब देखना डेल्टा k क्या चीज है? आपका गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। डेल्टा k अपान k क्या है? गतिज ऊर्जा में भिन्नात्मक परिवर्तन या सापेक्ष परिवर्तन। और इंटू 100% लगा दिया आपने, मतलब गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन। अब परिवर्तन चाहे त्रुटि का हो चाहे जो भी का हो, इक्वल टू, यहाँ पे p स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 आपके आगे आ गया, जो पावर था वो सामने आ गया, और फिर यहाँ पे डेल्टा p अपान p इंटू 100% हो गया। देखो 2m यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, तो ऐसी कंडीशन में देखो डेल्टा p क्या है? रेखीय संवेग में परिवर्तन या रेखीय संवेग में निरपेक्ष परिवर्तन। डेल्टा p अपान p का मतलब क्या हुआ? रेखीय संवेग में सापेक्ष परिवर्तन या रेखीय संवेग में क्या? भिन्नात्मक परिवर्तन, और इंटू 100%। तो इस प्रकार से आप जानते हो, अगर एक क्वेश्चन कोई बना दे रेखीय संवेग
में परिवर्तन 2% है, तो बताओ गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना परसेंट होगा? तो यहाँ पे 2 करो, यहाँ पे परसेंट, और यहाँ पे 2 से गुणा करो, कितना? 4। आंसर कितना आ गया? 4%। यह क्वेश्चन आपका कर दिया जाए कि गतिमान वस्तु के रेखीय संवेग में 5% की वृद्धि हो जाती है, बताओ उसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो यहां पे क्या हुआ? 5% और गुणे 2 से गुणा कर दो, बराबर क्या? 10%। इसका मतलब क्या? 10% की वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से आपने रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध आपने देखा। फिर अगला इसके बाद देखना कार्य ऊर्जा प्रमेय। ये क्या होता है जानते हो? किसी भी कण आबलिक पिंड पर आरोपित सभी बलों द्वारा किए गए कार्यों का योग सदैव उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। कोई वस्तु या पिंड है, कण है, उस पर ढेर सारे बल लग रहे हैं और हर बल वहां पे क्या कार्य कर रहा है, तो ऐसी दशा में प्रत्येक बलों द्वारा किए गए कार्यों का जो योगफल होगा वो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। आप यूं कह सकते हो W ये क्या है? वस्तु या पिंड पर लगने वाले सभी बलों के कार्यों का योगफल, और ये बराबर क्या हो गया? डेल्टा K, मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, जो कि बराबर क्या होगा? KF माइनस KI, मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा और माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। आप देखना यहां पे W बराबर क्या? डेल्टा K, पिंड या वस्तु पर लगने वाले सभी बलों द्वारा किए गए कार्यों का योगफल, ये बराबर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के, और ये बराबर क्या हो जाएगा? KF माइनस KI, मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ये आपने देखा कार्य ऊर्जा प्रमेय। ये जानते हो इसकी आवश्यकता पड़ेगी न्यूमेरिकल में। कोई न्यूमेरिकल मिल गया, पूछा गया बताओ कितना कार्य होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन दिया हुआ है, तो जितना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा आप निकाल लो, वही बराबर कार्य हो जाएगा। या मान लो कोई न्यूमेरिकल उलट के आपको मिल गया, एनडीए के एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल आपको ऐसा मिल गया कि जिसमें कार्य दिया हुआ है और पूछा गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, तो कुल कार्य आप निकाल दो और सीधे आप लिख दो गतिज ऊर्जा में कुल इतने परिवर्तन होगा, जितना कार्य हुआ उतना परिवर्तन होगा। अब आगे चलते हैं इसका स्थितिज ऊर्जा। अपनी विशेष स्थिति के कारण संचित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। मैंने समझाया भी था आपको, बताया मुख्यतः स्थितिज ऊर्जा के 3 प्रकार, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और भी कई प्रकार हैं, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा या अन्य कई प्रकार हैं। आप देखना यहाँ पे मुख्यतः 3 प्रकार। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, पहले इसको देखो डेफिनेशन क्या होती है। पिंडों के किसी निकाय की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। फिर आप पूछोगे निकाय का मतलब क्या होता है? निकाय का मतलब क्या? समूह। ठीक, तो आप देखो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होगी? पिंडों की किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हुए उस कार्य के बराबर होती है जो निकाय के पिंडों को अनंत से लाकर और निकाय की रचना करने में किया जाता है। देखो जिस कंपटीशन में आप बैठने जा रहे हो उसमें डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा। हमारी बहुत इच्छा है कि इसकी डेरिवेशन आपको समझाएं, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट करना होगा। सीधे इसके फार्मूले का यूज होगा। मान लो एक पिंड के नाम पे हमने पृथ्वी मान लिया और दूसरे पिंड के नाम पे हमने कोई अन्य वस्तु को मान लिया। बहुत दूर कहीं रखी थी, नजदीक लेके आए, पृथ्वी के पास कहीं लाए, इतना पास लाए कि पृथ्वी के केंद्र से उस वस्तु के केंद्र के बीच की दूरी कितनी स्मॉल r है। तो ऐसी दशा में जो फार्मूला होगा U दैट इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G, फिर me का मतलब क्या? मास ऑफ अर्थ इंटू m, जिस पिंड को लेके आए, और बटे स्मॉल r, पृथ्वी के केंद्र और उस पिंड के केंद्र के बीच की दूरी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अच्छा आप पूछोगे माइनस चिन्ह क्यों लगा हुआ है? आपको बताएं। आप जानते हो पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। तो जब पिंड को आप अनंत से या बहुत दूर से जब आप पृथ्वी की तरफ लाओगे तो निश्चित रूप से पृथ्वी उसको क्या करेगी? आकर्षित करेगी। आपको कार्य करना नहीं पड़ेगा बल्कि कार्य प्राप्त होगा। इसलिए यहां पे क्या माइनस का सिंबल लगा हुआ है। ऊर्जा कोई भी, उसका मात्रक क्या होगा? जूल, तो इसका मात्रक भी क्या होगा? जूल। अब आप यहां पर देखना प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। देखो हम बात करें स्प्रिंग की, आप सभी ने स्प्रिंग का यूज किया होगा और स्प्रिंग की पहचान जानते हो उसके बल नियतांक से होती है। बल नियतांक जितना ही ज्यादा होगा वो स्प्रिंग उतनी ज्यादा हार्ड होगी, और बल नियतांक जितना कम होगा वो स्प्रिंग उतनी ही सॉफ्ट होगी। आपके पास जेब में जाटर वाली कलम होगी, आपने यूज किया होगा, आप जानते हो है ना, दबाया खुल गया, फिर दबाया बंद हो गया, इस प्रकार से जाटर वाली कलम, उसमें भी स्प्रिंग लगती है। और आपके साइकिल में जो स्टैंड है उसमें भी स्प्रिंग लगती है, गद्दी के नीचे भी स्प्रिंग लगती है। लेकिन हर स्प्रिंग की अपनी अलग अलग उपयोगिता है। साइकिल के स्प्रिंग को आप कलम में नहीं लगा सकते हो और कलम के स्प्रिंग को आप साइकिल में नहीं लगा सकते हो। यहां तक कि साइकिल में ही हम आपसे बात करें, जो स्प्रिंग गद्दी के नीचे लगी है उस स्प्रिंग को आप उसके जो कैरियर है या फिर आपका उसका जो नीचे स्टैंड है उस पर नहीं लगा सकते हो, और स्टैंड वाले स्प्रिंग को आप गद्दी के नीचे नहीं लगा सकते हो। तो हर स्प्रिंग की अपनी अलग अलग महत्ता होती है, अलग अलग उपयोगिता होती है, और स्प्रिंग की पहचान हमेशा उसके बल नियतांक से की जाती है। बल नियतांक जितना कम होगा स्प्रिंग उतनी सॉफ्ट होगी। सॉफ्ट का मतलब क्या? तनिक सा बल लगाओगे ज्यादा दबेगी, ज्यादा खींचेगी। और बल नियतांक जितना अधिक होगा वो स्प्रिंग उतनी हार्ड होगी, मतलब अधिक बल लगाओगे तो बहुत कम दबेगी या बहुत कम खींचेगी। तो ऐसी कंडीशन में मान लो कोई स्प्रिंग है, आपने उसको खींच दिया, आपने क्या कार्य किया?
आपके द्वारा किया गया कार्य बेकार नहीं जाएगा। घर में भी लोग कहते हैं बेटा मेहनत करो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। विज्ञान भी इस सिद्धांत को मानता है। आप जो भी कार्य करोगे, आपके द्वारा किया गया कार्य उस स्प्रिंग में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। एक स्प्रिंग आपने लिया, आपने खींच दिया, आपने कार्य किया, जो भी कार्य किया उस खींचे हुए स्प्रिंग में ऊर्जा के रूप में संचित है। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। और उसका फार्मूला क्या होगा? U बराबर हाफ kx²। जहां पे k क्या है? बल नियतांक, और x क्या है? नॉर्मल कंडीशन से कितना आपने खींचा। उसी प्रकार से किसी स्प्रिंग को अगर आप दबा दो, तो दबाओगे तो भी आप वहां पे क्या कार्य करोगे? आपने जो कार्य किया वो कार्य बेकार नहीं गया, वो कार्य उस दबे हुए स्प्रिंग में ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। फार्मूला क्या? वही U बराबर हाफ kx², जहां पे x क्या है? नॉर्मल कंडीशन से कितना आपने उसको दबाया। वो दबी स्प्रिंग कार्य कर सकती है। आपको समझाएं, जितने भी आपके पिस्टल है, रिवॉल्वर है, गन है, उसके अंदर क्या स्प्रिंग ही तो होती है। आप उसको लोड करते हो तो स्प्रिंग अंदर पड़ी होती है, काफी हार्ड स्प्रिंग होती है, वो क्या दब जाती है, उसके अंदर क्या ऊर्जा संचित हो जाती है, और उसी के आगे गोली लगी होती है। जब उसको आप ट्रिगर दबा के फायर करते हो तो स्प्रिंग रिलीज होती है, खुलती है, तेजी से खुलती है, वो सामने रखी गोली को बहुत तेजी से आगे बढ़ाती है। इतना तेजी से बढ़ाती है, इतना अधिक गतिज ऊर्जा गोली को दे देती है कि सामने अगर कोई पड़ जाए तो सीधे ऊपर पहुंच जाए। आप देखना, तो U बराबर क्या? हाफ kx²। ये आपका स्प्रिंग में संचित ऊर्जा है, दबे हुए या खींचे हुए स्प्रिंग में, और इसका भी मात्रक क्या होगा? जूल। फिर आप उसके बाद देखना वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखना, आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किए गए उस कार्य के बराबर होती है जो निकाय के आवेशों को अनंत से लाकर और निकाय की रचना करने में किया जाता है। फार्मूला इसका क्या होगा? U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे स्मॉल r। Q1 क्या है? पहले आवेशित कण पर उपस्थित आवेश का परिमाण। Q2 क्या है? दूसरे आवेशित कण पर उपस्थित आवेश का परिमाण। और R क्या है? दोनों आवेशित कणों के बीच की दूरी। और 1/4πε0 क्या चीज है? आपका एक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹। काफी डिटेल में हम पढ़ाएंगे इसको, जब इसके बाद हम शुरू करेंगे विद्युत के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी में। इसका डेरिवेशन भी हो सकेगा, आपको दिखाएंगे। ये फार्मूला आपका हो गया। अच्छा, एक बात यहां पे ध्यान रखना, आवेश दो प्रकार का होता है, प्लस और माइनस। जब इस फार्मूले में मान रखेंगे तो चिन्ह जरूर रखेंगे। अगर मान लो Q1 का मान प्लस में है तो प्लस चिन्ह लगा के लिखेंगे, Q2 का मान अगर माइनस में तो माइनस चिन्ह लगा के लिखेंगे। और भले हमारा आंसर माइनस में आ रहा है, आने दो। देखो, एक जानकारी आपको तो, जब कभी भी कोई न्यूमेरिकल लगाओ, अगर आप देखो कि वो सदिश राशि का सवाल है, वेक्टर का क्वेश्चन है, तो फिर वहां पे चिन्ह मत रखना। चिन्ह देख के दिशा का निर्धारण कर लेना, लेकिन कैलकुलेशन के समय चिन्ह मत रखना अगर सदिश राशि का कोई क्वेश्चन है तो। और अगर अदिश राशि का कोई सवाल है, स्केलर क्वांटिटी का कोई न्यूमेरिकल है, आप उसमें वैल्यू रख रहे हो, तो अगर चिन्ह है तो जरूर रखना। प्लस है तो प्लस रखना, माइनस है तो माइनस रखना, भले आपका आंसर माइनस में है, आने दो। जैसे आपको समझाएं, एक धनावेश है, एक ऋणावेश है, दूर रखा था, पास पास लाए, निकाय की रचना आपने किया, किसी ने पूछ लिया बताओ कितना कार्य संचित होगा या कितनी ऊर्जा उसके अंदर संचित होगी, आप फार्मूला लगाना। लेकिन Q1 का मान प्लस में है, Q2 का मान माइनस में है, तो चिन्ह सहित रखना। U का मान किस में आएगा? माइनस में आएगा, आने दो। और U का मान माइनस में आने का मतलब क्या हुआ कि निकाय की रचना करने में आपने कार्य किया नहीं है, बल्कि कार्य आपको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से आपने स्थिति ऊर्जा के बारे में देखा। अब हम आगे चलते हैं। फिर इसके बाद आप देखना ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। छोटे क्लास से आपको पढ़ाया गया होगा। ऊर्जा को हम उत्पन्न नहीं कर सकते, ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते, ऊर्जा का सदैव रूपांतरण होता है। ऊर्जा सदैव एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तमाम एग्जांपल दैनिक जीवन में आपके मिलेंगे। जिस रूम में आप बैठ के हमारा लेक्चर आप देख रहे हो, ऊपर एक फैन चल रहा होगा, घूम रहा है। घूम रहा है मतलब क्या? उसके अंदर क्या गतिज ऊर्जा है। तो आप बता सकते हो कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है? निश्चित रूप से वैद्युत ऊर्जा किस में? यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। आपने साइकिल बहुत चलाया होगा, आप बताओ कि जिस समय आप साइकिल चला रहे हो उस समय कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है? जानते हो? आपके शरीर के अंदर की जो शारीरिक ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, साइकिल को गतिज ऊर्जा प्रदान कर रही है। इस प्रकार से दैनिक जीवन में तमाम एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। आप जानते हो ऊर्जा संरक्षण का नियम सिर्फ इतना है कि हम ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर सकते, ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते, ऊर्जा का सदैव रूपांतरण ही होता है। अच्छा, उसके बाद फिर देखना यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये कोई अलग से नियम नहीं है, इसी पे डिपेंड है, पर थोड़ा सा लैंग्वेज में जरा सा चेंज करी जा रही है। अब देखना, संरक्षी बलों के प्रभाव में किसी भी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है। अब देखो, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, आपने इसके पहले हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, दोनों का योगफल बराबर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा। मान लो गतिज ऊर्जा को हम किससे? K से लिखें, स्थिर ऊर्जा को हम U से लिखें, और यांत्रिक ऊर्जा को मतलब दोनों के टोटल को हम कैपिटल E से लिखें, तो हम ये कह सकते हैं कैपिटल E बराबर कैपिटल K प्लस कैपिटल U। ऐसी कंडीशन में आप देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संरक्षी बलों के प्रभाव में किसी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। मतलब कुल यांत्रिक ऊर्जा मतलब कैपिटल ई में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
आप यूं तो कह सकते हो, आप देखना E दैट इज इक्वल टू K प्लस U, ठीक। लेकिन अगर मान लो इसमें परिवर्तन हुआ, इसमें परिवर्तन हुआ, तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा, आप ये जान लो। ये कहा जा रहा है दोनों के टोटल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उसी बात को यहां पे समझाया जा रहा है, डेल्टा ई बराबर कितना, 0। डेल्टा ई का मतलब क्या, दोनों का टोटल, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, जो भी परिवर्तन होगा इसमें होगा, इसमें होगा, लेकिन दोनों को टोटल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी बात को कहा जा रहा है यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के नियम के रूप में। तो आप जानते हो डेल्टा ई बराबर क्या, 0। देखो ई बराबर 0 नहीं, कुल ऊर्जा कुछ ना कुछ तो रहेगी रहेगी। हम ये कह रहे डेल्टा ई का मान 0 होगा, मतलब यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होगा। आपको फिर समझाए फाइनली, हम ये नहीं कह रहे कि यांत्रिक ऊर्जा शून्य होगी। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। हम ये कह रहे हैं यहां पे इस नियम में कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होगा, मतलब डेल्टा ई का मान शून्य होगा। और जब डेल्टा ई का मान शून्य होगा तो निश्चित रूप से, क्योंकि आप जानते हो ई बराबर क्या होता है, के प्लस यू होता है, तो निश्चित रूप से डेल्टा के प्लस डेल्टा यू बराबर क्या होगा, 0 होगा। और अगर आप पक्षांतर करते हो तो डेल्टा के बराबर कितना, माइनस डेल्टा यू, या मान लो डेल्टा यू को आपने रोक लिया तो बराबर कितना, माइनस डेल्टा के। इससे निष्कर्ष क्या निकला जानते हो, अगर गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो निश्चित रूप से स्थिर ऊर्जा क्या होगी, घटेगी, या स्थितिज ऊर्जा अगर बढ़ रही है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। लेकिन दोनों के टोटल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डेल्टा ई का मान क्या होगा, 0 होगा। यही आपका यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है। देखो शक्ति या सामर्थ्य, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो, पावर, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, शक्ति, या कार्य करने की समय दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति। कोई मशीन है, टी समय में अगर W कार्य करती है तो उसकी शक्ति कितनी होगी, W/T, जिसको हम किससे लिखेंगे, P से लिखेंगे। कोई व्यक्ति है, अगर T समय में W कार्य करता है तो उसकी शक्ति कितनी होगी, P बराबर W/T। इसकी यूनिट क्या होगी, आपने तो W का मात्रक क्या होगा, जूल, और T का मात्रक क्या होगा, सेकंड। तो आप जानते हो शक्ति का मात्रक कितना हो गया, जूल बटे सेकंड, और इसको एक शॉर्ट नेम दे दिया गया क्या, वाट। ठीक, आप यूं कह सकते हो 1 जूल, आप देखना, बटे 1 सेकंड बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, 1 वाट के। तो इस प्रकार से आप वाट की परिभाषा भी दे सकते हो। वाट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। आप जानते हो यदि कोई मशीन, यदि कोई कार्यकर्ता मतलब क्या, काम करने वाला, तो यदि कोई मशीन अगर 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करे तो उस मशीन की शक्ति कितनी होगी, 1 वाट होगी। यदि कोई व्यक्ति 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है तो उस व्यक्ति की जो शक्ति होगी, ताकत होगी, सामर्थ्य होगी, वो कितनी होगी, 1 वाट होगी। अच्छा, इसी प्रकार से वाट बहुत छोटा मात्रक है। अगर हम किलो वाट कहें तो किलो वाट का तात्पर्य क्या हुआ, 1000 वाट। 1000 वाट बराबर क्या, 1 किलो वाट। या मेगावाट, मेगावाट का तात्पर्य क्या हुआ, 10 की घात 6 वाट हो गया। इस प्रकार से आप वाट की परिभाषा आप दे सकते हो। अच्छा, फिर आप आगे देखना शक्ति का विमीय सूत्र क्या होगा। आप देखो ऊपर क्या W है, कार्य, तो कार्य का विमीय सूत्र कितना होता है, ml² T⁻², बटे यहां पे क्या समय है, तो इसका क्या हो जाएगा, T। आप जानते हो ये T ऊपर जाएगा तो T⁻1 हो जाएगा, और T⁻2 पहले से है, तो इस प्रकार से यहां पे क्या निकलेगा, ml² T⁻3। ये क्या निकला, शक्ति का विमीय सूत्र। अगर हम आपसे कहें शक्ति का मूल मात्रक क्या होगा एसआई पद्धति में, तो आप जानते हो m की जगह पे क्या लिखोगे, किलोग्राम, l की जगह पे क्या लिखोगे, मीटर, t की जगह पे क्या लिखोगे, सेकंड, और पावर वही चला देना। इस प्रकार से आपका मूल मात्रक निकल आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड क्यूब। ये इसका मूल मात्रक निकल आया। अच्छा, उसके बाद देखना तात्क्षणिक शक्ति। आप पूछोगे ये क्या होता है। भाई कोई व्यक्ति है, आप ही कोई काम करना शुरू करते हो, शुरू में जोश रहता है, बहुत अधिक कार्य कर लेते हो, फिर थोड़ा सा कुछ समय बीता, थकान लगी, उतना कार्य नहीं कर पाते हो, कुछ कम कार्य करते हो, और थकान लगी और कम कार्य करते हो, और थकान लगी छोड़ देते हो, कुछ देर आपने आराम किया, खाया पिया, एनर्जी गेन किया, फिर काम पे जुट जाते हो, फिर काम शुरू करोगे। आप जानते हो शुरुआत में अधिक कार्य करोगे, कुछ थकान लगेगी, कम कार्य करोगे। तो तात्क्षणिक शक्ति का तात्पर्य यहां पे क्या हुआ, एट ए टाइम कितनी उसकी पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर भी कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, ये बराबर क्या होगा, अब देखो W/T अभी आपने देखा था ना, ठीक, तो डेल्टा W/ΔT, ये कैसे, मान लो किसी निश्चित समयांतराल में, वो समयांतराल कितना, डेल्टा T है, व्यक्ति ने या मशीन ने कितना कार्य किया, डेल्टा W, तो डेल्टा W/ΔT को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर, या इसको हम क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक शक्ति। अच्छा, अभी इसके पहले तुरंत आपने देखा था W बराबर क्या होता है, वेक्टर F डॉट वेक्टर S। तो इस प्रकार से आप आगे देखना डेल्टा यहां पे और ΔT यहां पे, और W की जगह पे हमने वेक्टर F डॉट वेक्टर S लिख दिया। अच्छा, फिर आप आगे देखो, मान लो व्यक्ति एक समान बल लगा रहा है लेकिन विस्थापन अलग अलग हो रहा है, तो जो अलग अलग होगा डेल्टा उसके साथ लगेगा। तो यहां पे आप देखना P के नीचे P हो गया, इक्वल की जगह इक्वल हो गया, और डेल्टा को हमने S के साथ लगा दिया।
क्यों? मान लो एक समान बल लगा रहा है, विस्थापन अलग अलग हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में एफ यहां पे, फिर डॉट का सिंबल, हमने डॉट का सिंबल लगाया, फिर डेल्टा एस लगा दिया अपॉन डेल्टा टी। और आप जानते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो उसी प्रकार से यहां पर आप देखना वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, ये बराबर क्या हो जाएगा? एफ और यहां पे डेल्टा एस और यहां पे क्या? कॉस थीटा। जहां पे थीटा क्या होगा? वेक्टर एफ और वेक्टर डेल्टा एस के बीच का कोण बटे डेल्टा टी हो गया। अच्छा, आप अच्छी तरीके से जानते हो पी के नीचे पी, इक्वल के नीचे इक्वल हो गया। यहां पे एफ है तो यहां पे हमने एफ लिख दिया और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को हमने इकट्ठा कर दिया। ये क्या? विस्थापन बटे समांतराल बराबर क्या हो जाएगा? वेग, और साथ में बगल में cos थीटा है तो यहां पे cos थीटा भी हो गया। तो इस प्रकार से आपका निकला P दैट इज इक्वल टू एफ वी cos थीटा। या इसी को अगर हम चाहें तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर बी भी लिख सकते हैं। आप पूछोगे कैसे, फिर आपको समझाएं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? ए बी cos थीटा। तो उसी को हमने उल्टा करके लिख दिया, एफ वी cos थीटा लिखा था तो हमने वेक्टर एफ डॉट वेक्टर बी कर दिया। इस प्रकार से अगर आप चाहो तो पावर भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है संघट्ट, जिसे आप टक्कर कहते हो, इंग्लिश में आप कोलिजन बोलते हो। देखो, टक्कर मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यास्थ टक्कर और दूसरा अप्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है? रेखीय संवेग भी संरक्षित रहेगा और गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी। अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या होगा? रेखीय संवेग तो संरक्षित रहेगा लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। आप यूं कह सकते हो कि प्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर के पहले का कुल रेखीय संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल रेखीय संवेग, और साथ ही साथ टक्कर के पहले की कुल गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद की कुल गतिज ऊर्जा। किसमें? प्रत्यास्थ टक्कर में, जिसको आप बोलते हो इलास्टिक कोलिजन। और अप्रत्यास्थ टक्कर, जिसको आप नॉन इलास्टिक कोलिजन भी कह सकते हो या इनइलास्टिक कोलिजन भी कह सकते हो, इसमें क्या होगा? टक्कर के पहले का कुल रेखीय संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल रेखीय संवेग, रेखीय संवेग क्या होगा? बराबर होगा। और साथ ही साथ आप देखना टक्कर के पहले की कुल गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद की कुल गतिज ऊर्जा बराबर नहीं होगी, बल्कि अक्सर टक्कर के पहले की कुल गतिज ऊर्जा अधिक होगी और टक्कर के बाद की कुल गतिज ऊर्जा क्या होगी? कम हो जाएगी। तो आप यूं कह सकते हो कि ऐसा टक्कर जिसमें रेखीय संवेग तो संरक्षित रहे और साथ ही साथ गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहे, इस प्रकार के टक्कर को आप क्या कहते हो? प्रत्यास्थ टक्कर। और ऐसा टक्कर जिसमें रेखीय संवेग तो संरक्षित रहे लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित न रहे, तो इस प्रकार के टक्कर को आप क्या कहते हो? अप्रत्यास्थ टक्कर। देखो, व्यवहारिक तौर पे अगर आपसे बात करें, ह्यूमन बॉडी, हम लोग आपस में व्यवहारिक रूप में आपस में भी टकराहट होती है। एक पढ़े लिखों का टक्कर, एक होता है जाहिलों का टक्कर। आप पूछोगे ये कौन सा पढ़े लिखों का टक्कर, जाहिलों का टक्कर? जैसे मान लो दो जाहिल हैं, दुश्मनी है आपस में, एक उधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है, जैसे निगाह से निगाह मिली, तुरंत आस्तीन आस्तीन चढ़ाया और कुश्ती शुरू। तमाशा लोग देख रहे हैं, कोई वीडियोग्राफी कर रहा है, कोई वायरल कर रहा है, चलो पुलिस थाना कोतवाली चल रही है। तो ये जाहिलों का टक्कर हुआ। और एक पढ़े लिखों का टक्कर होता है, दो पढ़े लिखे सब भ्रांत लोग हैं, ठीक है, मान लो किसी बात में मनमुटाव हो गया, वो उधर से आ रहे थे, इधर से आ रहे थे, तो कहीं भिड़ंत तो हो ना जाए, वो उस गली में घुस लिए, वो उस गली में घुस लिए। ये भी टक्कर, ये पढ़े लिखों का टक्कर है। तो उसी प्रकार से आप यहां पर देखना, हमने केवल समझाने के लिए बोल दिया, इस प्रकार से आप समझना। प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होगा? रेखीय संवेग भी संरक्षित रहेगा और गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी। अप्रत्यास्थ टक्कर में रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। अगर आपसे कोई पूछता है दोनों टक्करों में क्या समानता है, इसी बात की समानता है कि चाहे प्रत्यास्थ टक्कर हो चाहे प्रत्यास्थ टक्कर हो, इन दोनों टक्करों में रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। और समानता का उल्टा विषमता, दोनों टक्करों में क्या विषमता है? तो इसी बात की विषमता है कि अगर प्रत्यास्थ टक्कर है तो गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी और प्रत्यास्थ टक्कर है तो गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएं, एक पिंड ये, दूसरा पिंड ये, इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2, ये u1 वेग से इधर आ रहा था और ये u2 वेग से उधर जा रहा था। आमना सामना हुआ, भिड़ंत तो हो गई, और भिड़ंत तो होने के बाद, भिड़ंत मतलब क्या? कोलिजन, टक्कर। आप आगे देखना, ये आपका इधर चला गया v1 वेग से, ये इधर चला आया v2 वेग से। तो आप जानते हो टक्कर के पहले इसका वेग कितना? u1, और टक्कर के बाद इसी का वेग कितना? v1। यहां पे आओ, टक्कर के पहले इसका वेग कितना? u2, और टक्कर के बाद इसका वेग कितना? v2। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना, चाहे प्रत्यास्थ टक्कर हो और चाहे अप्रत्यास्थ टक्कर हो, रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा इसमें भी और रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा इसमें भी। मतलब आप यूं कह सकते हो, टक्कर के पहले का कुल रेखीय संवेग, टक्कर के बाद का कुल रेखीय संवेग। और वही बात यहां पर भी, टक्कर के पहले का कुल रेखीय संवेग बराबर टक्करोपरांत कुल रेखीय संवेग। तो आप यहां पर देखना, टक्कर के पहले पिंड का वेग कितना? u1, और दूसरे पिंड का वेग कितना? u2। तो टक्कर के पहले का कुल रेखीय संवेग कितना? m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, जहां पे v1 v2 क्या है? टक्करोपरांत पहले पिंड और दूसरे पिंड का वेग। अच्छा, उसी प्रकार से यहां पर भी आप देखना, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2।
दोनों टक्करों में समानता इसी बात की है। और विषमता क्या है कि अगर प्रत्यास्थ टक्कर है तो गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी, और अगर अप्रत्यास्थ टक्कर है तो गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। यहां पे देखो नॉट इक्वल टू है और यहां पे क्या इक्वल टू है। तो आप जानते हो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो टक्कर के पहले पिंड की गतिज ऊर्जा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा, दोनों का टोटल बराबर टक्कर के पहले की कुल गतिज ऊर्जा बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर, मतलब टक्कर के बाद पहले पिंड की गतिज ऊर्जा, प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, टक्कर के बाद दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा। ये दोनों क्या होगी, बराबर होगी। आप देखो, अच्छा यहां पे आप देखना वही चीज लिखी हुई लेकिन नॉट इक्वल टू, मतलब टक्कर के पहले की कुल गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी, टक्कर के बाद की कुल गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। मतलब गतिज ऊर्जा की यहां पे क्या हानि होगी। आप पूछोगे गतिज ऊर्जा कहां जाएगी, ये गतिज ऊर्जा दोनों पिंडों के टकराने पर पिंडों को गर्म करने में, या फिर टकराएंगे भड़की आवाज होगी ध्वनि ऊर्जा में, या फिर आपका पिंड कुछ आपका टूट फूट जाएगा अणुओं के अंतराली को आकर्षण बल के विरुद्ध उनको तोड़ने फोड़ने में, इसी सब में आपका यहां पे क्या हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। हम ये मान के चलते हैं किसी बर्तन में अगर आदर्श गैस भरा हुआ है तो गैस कण चलते फिरते रहते हैं, टकराते रहते हैं, और उनका टक्कर क्या होता है, प्रत्यास्थ टक्कर होता है। उनके टक्कर में गतिज ऊर्जा की हानि नहीं होती है। आप पूछोगे कैसे माने, तो आपको समझाएं। मानना इसलिए पड़ेगा कि अगर मान लो घर में गैस का सिलेंडर है, एक हफ्ते के लिए कहीं आप बाहर घूमने चले गए, आप जानते हो सिलेंडर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हो चुपचाप डर के मारे बैठे तो नहीं रहेंगे आपके शौक में कि मालिक हमारा बाहर घूमने गया, चुपचाप बैठे रहो, चलना फिरना नहीं है। वो तो चलते फिरते रहेंगे, टकराते रहेंगे। और अगर उनका टक्कर अगर अप्रत्यास्थ होता तो हर टक्कर में गतिज ऊर्जा की हानि होती, और जब गतिज ऊर्जा की हानि होती तो उनके वेग की भी हानि होती। और ऐसी दशा में 10-15 दिन बाद जब वो वापस लौट के आते, गैस का सिलेंडर खोलते, तो सारे मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा घटते घटते वहां पे क्या शून्य हो चुकी होती, उनका वेग घट के वहां पे क्या शून्य हो चुका होता, गैस बाहर निकलता ही नहीं। हाथ डाल डाल के आपको पकड़ पकड़ के बीन बीन के निकालना पड़ता। क्या ऐसा होता है? नहीं। तो आप जानते हो आदर्श गैस के अणुओं के बीच के जो टक्कर होते हैं उसको हम क्या प्रत्यास्थ टक्कर मानते हैं। और वहीं पे दो पिंडों को हमने आपस में एक दूसरे की तरफ भेजा, टकराए, भड़की आवाज हुई, ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाओ, ध्वनि ऊर्जा निकली। और आप जानते हो ऊर्जा संरक्षण का नियम इसी लेक्चर में आपने पढ़ा है, हम ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, हमेशा उसका रूपांतरण होता है। तो आखिर ध्वनि ऊर्जा कहां आई? आप जानते हो पिंडों की जो गतिज ऊर्जा थी उसी में से कुछ गतिज ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में क्या कन्वर्ट हो गई। तो इस प्रकार से हमने दो प्रकार का टक्कर आपने देखा। देखो भांत भांत के टक्कर, सड़क पे आप जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, सामने से एक बाइक वाला आया, आपको ठोक दिया, चलो हो गई टक्कर। या आप बाइक से आप जा रहे हो, अचानक आपने क्या ब्रेक लगा दिया, पीछे वाला नहीं संभल पाया, लाके पीछे से उसने ठोक दिया, चलो हो गई टक्कर। या फिर आप मान लो दौड़ते हुए कहीं पे जा रहे हो, अचानक आपकी आंख में कुछ पड़ गया, आंख बंद हुई, दौड़ना आपने कम नहीं किया, कोई बाइक वाला जा रहा था, जाके उससे आप भिड़ गए, चलो ये हो गई टक्कर। या फिर सड़क किनारे आप खड़े हो, कोई बाइक वाला लाके उसने ठोक दिया आपको, ये भी टक्कर। अपने दैनिक जीवन में न जाने कितने टक्कर हम लोग देखते रहते हैं। इस प्रकार से हमने देखा टक्करों के प्रकार के टक्कर होते हैं। और जानते हो जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आपका खाली इतना याद रखना कि प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर दोनों में समानता किस बात की है कि रेखीय संवेग क्या होगा, संरक्षित रहेगा। और विषमता किस बात की है कि प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी और अप्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी, बल्कि अप्रत्यास्थ टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा कुछ न कुछ कम ही हो जाती है। एक टॉपिक लास्ट है इस लेक्चर का, जिसको हम कहते हैं प्रत्यावस्थान गुणांक। नया टर्म शायद आप सुन रहे होंगे, इस्माइली से इसको लिखते हैं। इसको जानते हो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी कहते हैं। और ये बराबर क्या होता है, टक्करोपरांत सापेक्ष वेग और बटे टक्कर के पूर्व सापेक्ष वेग। तो आप जानते हो टक्करोपरांत इसका वेग कितना v1, इसका वेग कितना v2, तो सापेक्ष वेग कितना v1 डिफरेंस v2। आप देखो, या v2 डिफरेंस v1, डिफरेंस लगाए ना, तो जब डिफरेंस लगा तो बड़े में छोटा हमको घटाना, चाहे जो पहले लिखो चाहे जो बाद में लिखो। और बटे यहां पे क्या लिखा, टक्कर के पूर्व सापेक्ष वेग। तो यहां पे कितना u1 डिफरेंस u2 या फिर u2 डिफरेंस u1। आप जानते हो टक्कर के पहले इसका वेग कितना u1 u2 है, डिफरेंस लगा चाहे जो पहले चाहे जो बाद में लिखो। आप दोनों को वैल्यू रख के दोनों का रेशियो निकाल दो, भाग कर दो, जो निकल के आएगा वो ई की वैल्यू कहलाएगी। और उसे ई को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावस्थान गुणांक। और जानते हो अगर आदर्श प्रत्यास्थ टक्कर है तो ई का मान कितना होगा 1, और अगर आदर्श अप्रत्यास्थ टक्कर है तो ई का मान क्या होगा 0। फिलहाल अक्सर आदर्श कुछ होता नहीं है। इस प्रकार से इस लेक्चर को आपने देखा, और ये जो चैप्टर था आपका कार्य ऊर्जा व शक्ति, ये पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। इसके बाद के अगले लेक्चर में इसी चैप्टर का हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे। अगर पर्याप्त न्यूमेरिकल नहीं हो पाया तो उसके बाद के लेक्चर में भी इस चैप्टर का न्यूमेरिकल लगवाएंगे। एनडीए में आए हुए क्वेश्चन
को सॉल्व कराएंगे, या जिस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटीज है उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे, उसके बाद ही अगला चैप्टर शुरू करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करना, और कुछ कमी दिखी तो डिसलाइक भी कर सकते हो, या कोई सुझाव अगर आपका हो जो आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप कमेंट में जरूर लिखना। हम पूरा प्रयास करेंगे, आपके सुझाव का पूरा पालन करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए ही ये वीडियो बना रहे हैं। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8, जिसमें इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को आप देखोगे।